नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ, वो खबरें जिसका सीधा असर दुनिया पर होता है। देश की खबरों को तो आप जानते हैं, लेकिन दुनिया में क्या बड़ी हलचल हो रही है, दुनिया में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो हम आपको बताते हैं वर्ल्ड नाउ में। हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के कोने कोने में और बताते हैं क्या कुछ है हेडलाइंस, क्या कुछ है ब्रेकिंग न्यूज और क्या इस वक्त घट रहा है पूरी दुनिया में। वर्ल्ड नाउ में आज आपके सामने हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जो अमेरिका की सत्ता पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सपना लेकर आए थे। लेकिन आज अमेरिका की हालत ऐसी हो गई है कि लोग ट्रंप से नफरत करने लग गए हैं, ट्रंप को नकारने लग गए हैं। अपने ही देश में ट्रंप डिअप्रूव हो गए हैं। बाकी राष्ट्रपतियों का रिकॉर्ड तोड़कर अप्रूवल रेटिंग में सबसे कम रेटिंग पाने वाले नेता बन गए। क्या है अप्रूवल रेटिंग, इसका सिस्टम क्या है, ये कैसे तय होता है, कैसे इसमें रेटिंग्स तय की जाती हैं, डिटेल में बताएंगे। साथ ही बात करेंगे कितने प्रतिशत लोगों ने ट्रंप को पसंद किया और नापसंद किया है, क्यों डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिकी नाराज हो गए हैं। टैरिफ से अमेरिका की अर्थव्यवस्था सुधारने की ट्रंप ने बात कही थी, लेकिन आज अमेरिकन अर्थव्यवस्था बिगड़ने के लिए सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार मान रहे हैं। अब ट्रंप सरकार क्या मुश्किलों में घिरने वाली है और क्या मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, जो चंद महीनों में मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में होंगे। इन तमाम खबरों को डिटेल से जानेंगे। इसके बाद बात करेंगे उस खुफिया एजेंसी की जो दुनिया के देशों में तख्ता पलट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। CIA, जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी है, उसके ऊपर बांग्लादेश के तख्ता पलट का आरोप लगा है। क्या अमेरिका अपनी खुफिया एजेंसी के जरिए दुनिया के अलग अलग देशों में तख्ता पलट की साजिश रचता है? आखिर CIA पर एलिगेशंस क्या हैं? क्या खुलासा हुआ है? बांग्लादेश के बारे में क्या नई बात सामने आई है? बांग्लादेश में क्या तख्ता पलट अमेरिका के इशारे पर हुआ? और क्या CIA के एजेंट के तौर पर बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान काम कर रहे थे? और कैसे CIA ने दुनिया के अलग अलग देशों में खुफिया ऑपरेशन चलाकर सरकारें गिराई हैं, इसका भी एक लंबा इतिहास रहा है। यह भी आपको बताएंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट की पूरी कंप्लीट कहानी एक किताब के हवाले से जो आई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे ताइवान और चीन के बारे में, दो पड़ोसी देश जो जंग के लिए तैयार हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, लेकिन इस बार बढ़ते तनाव में अमेरिका ने एंट्री मारी है और ताइवान का ढाल बना है। ट्रंप ने ताइवान की रक्षा के लिए चीन को वार्निंग दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन जब तक ट्रंप राष्ट्रपति हैं हमला नहीं कर सकता। आखिर ट्रंप और जिनपिंग की साउथ कोरिया में ऐसी क्या डील हुई थी जो ट्रंप इतने कॉन्फिडेंट हैं? और अभी कुछ दिन पहले शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी। उसके बाद अमेरिका चीन को वार्निंग क्यों दे रहा है ताइवान को लेकर? ताइवान और अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं, किस बेसिस पर हैं और दोनों इतने क्लोज क्यों हैं? क्यों आखिर अमेरिका ताइवान का इतना सपोर्ट करता है, यह भी आपको हम डिटेल से बताएंगे। इसके बाद बात होगी उस त्रासदी की, तबाही की, उस आपदा की जो अफगानिस्तान में देखने को मिली। अफगानिस्तान की धरती एक बार फिर से भूकंप से दहल गई। आखिर बार बार अफगानिस्तान में भूकंप क्यों आते हैं? भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है मज़ार-ए शरीफ शहर से 51 किलोमीटर दूर और खुल्म शहर से 23 किलोमीटर दूर। मज़ार-ए शरीफ जो इस्लामी दुनिया में एक आस्था का केंद्र मानी जाती है, आखिर बार बार अफगानिस्तान की धरती क्यों भूकंप से दहलती है, इस बारे में भी बात करेंगे। इसकी डिटेल्स भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। सबसे पहले बात वर्ल्ड नाउ में राष्ट्रपति ट्रंप की। अपने ही देश में नकार दिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अप्रूवल रेटिंग बता रही है। 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। हालांकि ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की और दूसरी बार राष्ट्रपति बने। डोनाल्ड ट्रंप को लोकप्रिय वोट में लगभग 49.8% वोट मिले थे। उन्होंने 1.5% के अंतर से कमला हैरिस को हराया। इस चुनाव में ट्रंप ने चुनावी कॉलेज भी जीता था और यह पहली बार हुआ 1988 के बाद जब कोई रिपब्लिकन उम्मीदवार लोकप्रिय वोट जीत पाया हो। हालांकि ट्रंप को 50% से थोड़ा कम ही वोट मिला था, लेकिन उनकी जीत कड़ी टक्कर के बावजूद क्लियर थी। ट्रंप की इस ऐतिहासिक जीत को कितने वक्त हुए हैं? लगभग 1 साल भी नहीं हुए, लेकिन 1 साल में ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी क्रेडिट
की मट्टी पलीत कर दी। यानी वो क्रेडिट जो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में लेकर आए थे, जो विश्वास उन्होंने हासिल की थी अमेरिकी लोगों की, वो विश्वास खत्म हो चुका है। अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को बंपर वोट से चुना, लेकिन अब अमेरिकन ट्रंप से नाराज हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता घटती जा रही है। अमेरिकी अपने राष्ट्रपति को नकार रहे हैं। ट्रंप के कार्यकाल को 288 डेज हो चुके हैं, 288 दिन। पिछले एक साल में ट्रंप की नेट अप्रूवल रेटिंग 18% तक गिर गई है, जो ओबामा और बाइडेन दोनों के कार्यकाल से पहले साल से काफी नीचे है। ओबामा के पहले वर्ष के अंतर में यह 3% थी और बाइडेन के पहले कार्यकाल में 7% की गिरावट आई थी। अमेरिका के लोग ट्रंप की नीतियों से नाराज बताए जा रहे हैं, चाहे वो शटडाउन का मामला हो जो अभी भी जारी है और सबसे बड़े ऐतिहासिक शटडाउन की तरफ अमेरिका जा रहा है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर हो, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन का अंदाज हो। एक साल में ट्रंप की पॉपुलैरिटी में यह गिरावट काफी कहानी बयां कर रही है, जो सबसे निचले स्तर पर आ चुकी है। एक नए सर्वे में पता चला है कि अमेरिका के ज्यादातर लोग डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से खुश नहीं हैं। 41% लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से खुशी जाहिर की है, उनका समर्थन किया है, लेकिन 60% लगभग 59% लोग, आप इसमें मानिए कि ये लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। ट्रंप की लोकप्रियता में -3% की गिरावट, नेट अप्रूवल में 18% की गिरावट। रिपब्लिकन पार्टी के लोग लगभग 86% अब ट्रंप को समर्थन दे रहे हैं, यानी कि यहां पर भी आधार गिरा है। इंडिपेंडेंट मतदाताओं में उनका समर्थन बहुत घटा है। 30% लोग उन्हें पसंद करते हैं, जबकि 69% लोग नाराज बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी नाराजगी किस बात को लेकर आपको पता है? सबसे बड़ी नाराजगी अमेरिका में बढ़ती महंगाई को लेकर है। 63% लोग ये मानते हैं कि महंगाई की समस्या को डोनाल्ड ट्रंप ने सही ढंग से नहीं संभाला है। 64% लोग मानते हैं कि ट्रंप राष्ट्रपति की शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। 62% अमेरिकन ट्रंप की आर्थिक नीतियों से असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। 65% लोग ट्रंप की टैरिफ नीति को नापसंद करते हैं। इमिग्रेशन पर 43% समर्थन है और 56% लोग इससे भी, इमिग्रेशन पॉलिसी से भी असहमत बताए जा रहे हैं। क्या अपने ही घर में घिर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप? यह जनवरी 2021 यानी अमेरिकी कैपिटल पर हमले के बाद से अब तक की सबसे ऊंची असंतोष दर है। ट्रंप की ताकत हमेशा मतदाताओं से आती रही है। अगर यही डोनाल्ड ट्रंप से दूर हो रहे हैं तो आने वाले चुनाव में, मिड टर्म इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा खतरा है। और इसी तरह से समर्थन गिरता रहा तो मिड टर्म इलेक्शंस और भविष्य के चुनाव में यह उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। और न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी पार्टी रिपब्लिकन के लिए भी यह एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। महंगाई, अर्थव्यवस्था, नीतियों से ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं लोग। ज्यादातर अमेरिकी लोगों ने इस सर्वे में यह माना कि ट्रंप ने कई मामलों में लक्ष्मण रेखा पार की है, लाइन क्रॉस कर दी है, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को हटाने में, नेशनल गार्ड को अमेरिकी शहरों में तैनात करने में और अमेरिकी कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों पर प्रभाव डालने की कोशिश में। पिछले दिनों अमेरिका में नो किंग्स के नाम से प्रदर्शन हुए थे, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। यह वही प्रदर्शन था जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ था। अमेरिका के लोगों का गुस्सा फूटा और अमेरिका के बड़े शहर प्रदर्शन से पट गए। ट्रंप के हालिया 18 अप्रूवल रेटिंग का मतलब क्या है? -18% अगर गिरावट है तो इसका मतलब यह है कि उनके कामकाज को लेकर जनता की राय नकारात्मक होती जा रही है। सर्वे के मुताबिक ये उनके दूसरे कार्यकाल में अब तक का सबसे निम्न स्तर है। अगर हम ट्रंप के शपथ लेने के बाद से अब तक की बात करें तो कैसे डिक्लाइन एक ग्राफ नजर आता है उनके अप्रूवल रेटिंग में, इसको समझना होगा। महीने दर महीने कैसे रेटिंग घटी है। 2025 का ये अगर आंकड़ा ले लें
तो 2025 में ये जो फरवरी का महीना था, अप्रूवल 43%, अप्रूवल 48% मार्च में, और उसके बाद अप्रूवल रेटिंग देखिए कि कैसे नीचे चली गई अप्रूव करने वाले लोगों की संख्या। और ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये धीरे 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 कैसे बढ़ती चली गई। और अप्रैल के बाद से जब अमेरिका में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो अप्रैल के बाद से ही आप इसमें इजाफा देखेंगे। जो डिसअप्रूवल रेटिंग है वो 50% के करीब थी अप्रैल में, लेकिन अप्रैल के बाद से 52%, 52%, 52%, फिर जाकर अगस्त में 53%, फिर सितंबर में 52%, और अब अक्टूबर में सबसे ज्यादा 60% डिसअप्रूवल रेटिंग मिली है डोनाल्ड ट्रंप को। और जो उनकी अप्रूवल रेटिंग है 43% से जो मार्च में 48% तक पहुंच गई थी, वो अब जाकर लुढ़क कर पहुंच गई 41% तक। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के फैसले, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां न सिर्फ दुनिया के लिए घातक हैं, बल्कि अमेरिकन भी इसे ठीक नहीं मान रहे हैं। फरवरी की शुरुआत के मुकाबले हालात और खराब हो गए, क्योंकि तब ट्रंप सिर्फ 8% घाटे में थे, अब वो 18% घाटे में है। ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में सत्ता में आते ही टैरिफ का राग छेड़ दिया था। उन्होंने व्यापार असंतुलन कम करने और अमेरिकी बिजनेस को बढ़ावा देने का हवाला देकर दुनिया के देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। उसी के बाद देखिए ज्यादातर लोग नाराज हुए हैं। हर 3 में से 2 अमेरिकन करीब 66% मानते हैं कि आज अमेरिका गलत दिशा में जा रहा है, जबकि सिर्फ 1/3 से भी कम लोग ये सोचते हैं कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। लगभग 10 में से 6 अमेरिकन मानते हैं कि मौजूदा महंगाई के लिए सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है, जबकि 64% अमेरिकी मानते हैं कि ट्रंप अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, वही अमेरिकी कह रहे हैं जिन्होंने ट्रंप को भर भर कर वोट दिया था। इससे यह साफ होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। उनकी कुर्सी के लिए भी अमेरिका में सब कुछ ठीक नहीं है। हालात उनके लिए माकूल नहीं है। आपको सर्वे रिपोर्ट्स के कुछ अहम पॉइंट्स के बारे में भी बताते हैं, कैसे अमेरिकन की राय बदल रही है। 48% लोग मानते हैं कि ट्रंप राज में दुनिया में अमेरिका की ताकत कमजोर हुई है, जबकि 33% लोगों का कहना है कि मजबूत हुई है। और 18% लोगों ने अपनी न्यूट्रल राय दी है। उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं बदला है। 52% अमेरिकियों का कहना है कि ट्रंप के आने के बाद अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। महज 27% को लगता है कि हालात बेहतर हुए हैं, और 20% लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कुछ भी नहीं बदला, सब वैसे ही चल रहा है अमेरिका में। जिनकी आमदनी $50,000 से कम है, उनमें से 57% का कहना है कि हालात और बुरे हो गए हैं, खतरनाक हो गए। करीब 60% अमेरिकी ट्रंप को महंगाई के लिए जिम्मेदार मानते हैं, और 40% ये कह रहे हैं कि इसमें ट्रंप की कोई गलती नहीं है। और उनमें से 33% का कहना है कि ट्रंप बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। यानी अगर अप्रूव और बहुत ज्यादा जिम्मेदार की संख्या को आप मिला देंगे तो यह संख्या 90 को क्रॉस कर जाएगी, 90% को। यानी कि ज्यादातर अमेरिकी ट्रंप के कामकाज से हर मुद्दे पर नाखुश दिख रहे हैं। किसी भी बड़े मसले पर उन्हें बहुमत का समर्थन नहीं मिलता दिख रहा। एक आंकड़ा और आपको बताते हैं कि किस किस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप से नाखुश हुए हैं लोग। आइए देखते हैं। टैरिफ के मामले में ट्रंप के पक्ष में 33% लोग हैं, लेकिन टैरिफ के मामले में ट्रंप के खिलाफ 65% लोग हैं। यानी अमेरिका मानता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ नीति, टैरिफ पॉलिसी अपनाई है वो ठीक नहीं है। अब फॉरेन पॉलिसी में आ जाते हैं। फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति को लेकर अमेरिकन क्या कह रहे हैं। ट्रंप के पक्ष में 40% लोग हैं, ट्रंप के खिलाफ 59% लोग हैं। अब आ जाइए इमिग्रेशन यानी डिपोर्टेशन और लोगों को अमेरिका से बाहर निकालने के मामले में। ट्रंप के पक्ष में 43% लोग हैं, जबकि ट्रंप के खिलाफ 56% लोग खड़े हो गए हैं। इजराइल गाजा युद्ध जिसे ट्रंप सॉल्व करने का दावा करते हैं, उसमें ट्रंप की भूमिका क्या रही है। यहां पर भी अमेरिकन नाराज हैं। ट्रंप के पक्ष में 46% है, जबकि ट्रंप के खिलाफ 52% लोग खड़े हैं और कहते हैं इजराइल गाजा युद्ध को डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने ठीक से हैंडल नहीं किया। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर तो इतनी नाराजगी है जिसमें कहने की ही बात नहीं है।
रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर ट्रंप के पक्ष में 39% लोग हैं, जबकि ट्रंप के खिलाफ 60% लोग हैं जो ये मानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध को अमेरिका ने ठीक से टैकल नहीं किया। अब आ जाइए सबसे बड़े मुद्दे पर, यानी कि अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर ट्रंप के पक्ष में 37% लोग हैं, जबकि ट्रंप के खिलाफ 62% लोग खड़े हैं। वो कह रहे हैं अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। अपराध के मामले में आ जाइए, किसी भी मोर्चे पर डोनाल्ड ट्रंप को साथ नहीं मिल रहा है अपने लोगों का, अमेरिकन का। देश में अपराध ट्रंप के पक्ष में 44%, ये कह रहे हैं कि ठीक है अपराध कंट्रोल में है, डोनाल्ड ट्रंप सही फैसले कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल गार्ड की तैनाती हो, चाहे वो क्राइम कंट्रोल हो। लेकिन ट्रंप के खिलाफ 55% लोग हैं और ये कह रहे हैं कि देश में अपराध बढ़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में आने के बाद, और लॉ एंड ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है। ट्रंप की सबसे अच्छी रेटिंग इस समय इजराइल और गाजा से जुड़े मसले पर, अगर आपने ध्यान दिया होगा जो ग्राफ मैंने अभी आपको दिखाया। ट्रंप ने लड़ाई रुकवाने की जीतोड़ कोशिश भी की, बाकी मुद्दों पर उनकी लोकप्रियता तो घट गई है या वही बनी हुई है। सबसे खराब रेटिंग उन्हें अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मिली। मार्च 2020 में ट्रंप की अर्थव्यवस्था पर लोकप्रियता सबसे ऊंची थी। कितनी? 57% अमेरिकन उनके काम से खुश थे। यह बात है डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम 1 की, यानी ट्रंप 1.0 सरकार की, और 38% जनता नाखुश थी। लेकिन अब ये बिल्कुल उलट गया है और हालात उलट से भी बुरे हैं। अब आपको समझाते हैं कि ये अप्रूवल रेटिंग क्या होती है। कितने लोग किसी नेता के काम से खुश हैं, ये अमेरिकन के बीच एक सर्वे कराया जाता है। राष्ट्रपति के काम को कितना अप्रूव किया जा रहा है, डिसअप्रूव किया जा रहा है, इस पर लोगों की राय ली जाती है। फिर लोगों की राय लेने के बाद इस पर नेट अप्रूवल निकाला जाता है। नेट अप्रूवल जो होता है वो दोनों, यानी कि अप्रूव और डिसअप्रूव के बीच का अंतर होता है। फिर अप्रूव को डिसअप्रूव के परसेंट से माइनस कर दिया जाता है। अगर नेट अप्रूवल पॉजिटिव है, यानी कि प्लस में आता है, तो ठीक ठाक चल रहा है, लोग खुश हैं अपनी सरकार से, राष्ट्रपति से। लेकिन अगर यह माइनस में आता है तो फिर संकेत ठीक नहीं है, तो फिर लोगों की नाराजगी है, लोग नाखुश हैं। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, अप्रूवल रेटिंग जो है वो 41% है, डिसअप्रूवल रेटिंग जो है वो 59 है। तो नेट अप्रूवल कितना आया? 41 में माइनस करेंगे 59 को, ये हुआ -18, यानी उनसे ज्यादा लोग असंतुष्ट हैं। और ये सर्वे किसी एक स्टेट में नहीं किया जाता, ये नेशनल लेवल पे किया जाता है। राजनीतिक विश्लेषक इसी रेटिंग से समझते हैं कि किसी नेता की लोकप्रियता ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। और जो फिलहाल ट्रंप की बातचीत हो रही है, तो ट्रंप साहब अपने देश में अप्रूवल रेटिंग के मामले में -18 नेगेटिव चल रहे हैं। पहले साल का कार्यकाल किसी भी राष्ट्रपति के लिए किसी देश के बहुत अहम होता है। इसे आमतौर पर हनीमून फेज के नाम से जाना जाता है। यह दिखाता है कि जनता उन्हें कितनी उम्मीद देती है, या वो जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतर रहे हैं, या उतर रहे हैं कि नहीं भी उतर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग उनके दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में लगभग 41% थी, जो 70 सालों में किसी भी नए निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति की सबसे कम अप्रूवल रेटिंग रही। आपको बताते हैं कि किसके कार्यकाल में कितने अप्रूवल रेटिंग्स रहे हैं पहले साल में। शुरुआत करते हैं जॉर्ज बुश से। जॉर्ज बुश 2001 88% अप्रूवल रेटिंग। बराक ओबामा 2009 63% अप्रूवल रेटिंग। इसके बाद 2017 में आए डोनाल्ड ट्रंप 38% अप्रूवल रेटिंग लेकर। फिर आए जो बाइडेन 57% अप्रूवल रेटिंग के साथ 2021 में, फर्स्ट ईयर में। उसके बाद जब दोबारा वापसी डोनाल्ड ट्रंप की हुई तो हालात बहुत नहीं सुधरे। 2017 में 38 और 2025 में 41%। बराक ओबामा से ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 22% है, तो वहीं बाइडेन से 16% कम है। बराक ओबामा का पहले साल का नेट अप्रूवल
पॉजिटिव में +22% था, जबकि बाइडेन का नेट अप्रूवल -8% था। जो बाइडेन की लोकप्रियता पहले साल में ऊंची शुरू हुई, लेकिन 2021 के अंत तक गिरकर नेगेटिव में चली गई। लेकिन फिर भी ट्रंप से बेहतर है, क्योंकि उनका तो -18 चला गया है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे चुके हैं वो पछता रहे हैं। तो भारत में एक बहुत मशहूर कहावत है कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। सांप निकल गया, लकीर पीटने से तो सांप मरेगा नहीं। तो ये स्थिति हो गई अमेरिकन की, और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल 3 साल का बचा हुआ है, 3 साल प्लस। ट्रंप को 2024 में वोट देने वाले 7% लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें अपने वोट पर बहुत ज्यादा अफसोस है। ट्रंप ने पिछले 9 महीनों में अमेरिकी सरकार में नाटकीय बदलाव लाने की कोशिश की है, और सिर्फ सरकार में ही क्यों, नीतियों में, पॉलिसीज में, विदेश नीति में, आर्थिक नीति में, टैरिफ नीति में ड्रामेटिक चेंजेस। उन्होंने अपने कार्यकारी आदेशों के जरिए व्यापार समझौतों, इमिग्रेशन नीति, वर्कफोर्स और विदेश नीति में बड़े बदलाव करने की दिशा में कदम उठाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बहुत पीछे धकेल दिया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषणों और न्याय विभाग, जस्टिस डिपार्टमेंट के जरिए अमेरिकी यूनिवर्सिटीज, जज, वकीलों, मीडिया और कई बिजनेस हाउसेस को निशाना बनाया। ट्रंप की इन्हीं नीतियों और आक्रामक शैली को लेकर जनता की नाराजगी बढ़ रही है। इस नाराजगी का असर उनकी घटती लोकप्रियता में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जो कि रिफ्लेक्शन है नाराजगी का, जो अप्रूवल रेटिंग हमने अभी आपको दिखाई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की वो कौन सी नीतियां रही हैं जिससे अमेरिका में नाराजगी बढ़ी है, अमेरिका के लोग परेशान हो रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। ट्रंप ने कई सरकारी विभागों में बहुत जबरदस्त कटौती की है। लोगों को नौकरी सुरक्षा की चिंता हो गई है। इमिग्रेशन पॉलिसी और सीमा पर बहुत सख्त नियंत्रण लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और टैरिफ नीति, व्यापार नीतियों की वजह से अमेरिकन बिजनेसमैन और अमेरिकन के अंदर असंतोष बढ़ रहा है। कई देशों पर उन्होंने भारी भरकम टैरिफ लाद दिया बिना मतलब, और इस टैरिफ की वजह से अमेरिका में रोजमर्रा की चीजें काफी महंगी हो गई हैं। बेरोजगारी और महंगाई के संकेत बढ़े तो कई राज्यों में नो टू ट्रंप टैरिफ अभियान भी चला दिया गया। अर्थव्यवस्था में सुधार के जितने दावे थे, सब या तो कमजोर पड़ गए या हवा हवाई हो गए। वैश्विक नेताओं से रिश्तों में तनाव बढ़ा तो अमेरिकियों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को, अमेरिकन को अलग थलग कर रहे हैं, दुनिया से तोड़ रहे हैं। बात भी सही है, बात भी सही है। अमेरिकी नीतियों का कोई समर्थन नहीं कर रहा। लोग कह रहे हैं अमेरिका में महंगाई चरम पर है। टैरिफ ट्रंप चिल्ला तो रहे हैं, लेकिन परेशान कौन है? अमेरिकन हो रहे हैं। तो अमेरिकी सरकार टैरिफ उठा के थोड़ी ना दे रही है, वो तो अमेरिकन भर रहे हैं। तो ऐसे में क्रेडिबिलिटी में, पॉपुलैरिटी में गिरावट तो लाजमी है, और यही हुआ। लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को डिसअप्रूव कर दिया। किन ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का सपना डोनाल्ड ट्रंप संजोए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार अमेरिका में राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। लोगों के नाखुश होने के बाद ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट भी है। 4 नवंबर को न्यूयॉर्क सिटी अपने नए मेयर का चुनाव करेगी, और साथ ही वर्जीनिया और न्यू जर्सी राज्य में गवर्नर और विधानसभा चुनाव भी होने हैं। यहां रिपब्लिकन्स के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाली है चुनाव। दोनों राज्य में 4 नवंबर को गवर्नर पद के लिए चुनाव होंगे। न्यूयॉर्क में मेयर चुनाव भी 2025 में होने वाला है, जिसमें भारतीय मूल के जोहरान ममदानी प्रमुख उम्मीदवार हैं। वॉशिंगटन से लेकर वर्जीनिया और न्यूयॉर्क तक सभी की नजरें इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। यह चुनाव तय करेगा कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है या नहीं। सरकारी कामकाज बंद है, अमेरिका में शटडाउन चल रहा है, और यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। अब अमेरिकन का भरोसा डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से जीतते हैं, ये
देखने वाली बात होगी, लेकिन बहुत मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि आग का दरिया और डोनाल्ड ट्रंप को तैर के इस आग के दरिया को पार करना होगा। चलिए, इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे आते हैं, बात करते हैं अमेरिका से ही आई एक और खबर की। एक बुक आई है। इस बुक में बांग्लादेश के भीतर जो कुछ हुआ पिछले साल, उसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया गया और उसमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। दुनिया के किसी देश में जब भी सत्ता बदलती है तो कहते हैं इसके पीछे कोई डीप स्टेट काम कर रहा है। एक एजेंसी जिसने जासूसी से आगे बढ़कर दुनिया की राजनीति की दिशा तय करने की कोशिश की है इतिहास में। कहते हैं उसका नाम CIA है। CIA पे एलिगेशन बहुत लगे हैं। अमेरिका का एक शैडो पावर। CIA की साजिशें आज भी बहस का विषय हैं। क्या यह सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति थी या फिर सत्ता की वैश्विक राजनीति का एक काला चेहरा? आखिर क्या है CIA जो इस वक्त इतना सुर्खियों में है? पहले CIA को बताते हैं, उसके बाद क्या है खुलासा वो जानेंगे। CIA को सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम से जाना जाता है। यह अमेरिका की नागरिक अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सेवा है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसका मुख्यालय लैंगली, वर्जीनिया, अमेरिका में है। इसका मकसद है विदेशों से सीक्रेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और अमेरिका की रक्षा करना, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट तैयार करना, कोवर्ट ऑपरेशंस चलाना। अमेरिकी राष्ट्रपति और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अधीन काम करता है। लेकिन दुनिया के कई देशों में जब जब सत्ता बदली तो कहते हैं पर्दे के पीछे एक ही किरदार बार बार उभरकर सामने आया। CIA, अमेरिका की खुफिया एजेंसी, जिस पर आरोप है कि उसने दुनिया को अपने हिसाब से, यानी कि अमेरिका को दुनिया अमेरिका के हिसाब से चाहिए, इसलिए कई देशों में सरकारें बदलवा दी गई। चाहे वो डिफेंस डील करने के लिए हो, चाहे वो तेल के खेल के लिए हो। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी में शुमार की जाती है। लेकिन इसकी ताकत के साथ जुड़ा है एक काला इतिहास, रिजीम चेंज ऑपरेशंस का। यानी जब किसी देश की सरकार अमेरिका के हितों के खिलाफ जाने की कोशिश करती है तो फिर CIA मैदान में उतरता है और कहते हैं उसके बाद गेम ओवर, खेल ही बदल जाता है। वैसे अमेरिका खुद को लोकतंत्र का पहरेदार कहता है। पूरे विश्व में वो लोकतंत्र की पैरवी करता है, शांति की पैरवी करता है। लेकिन दुनिया के कई देशों में सरकार बनाने और गिराने के आरोप भी अमेरिका पर लगे हैं। इसमें नेपाल से लेकर ईरान, चिली से लेकर अफगानिस्तान और बांग्लादेश तक शामिल है। CIA पर आरोप है कि उसने कोवर्ट ऑपरेशंस के जरिए कई देशों में सरकारें पलटी हैं। CIA यानी कि 1947 में बनी एक एजेंसी, लेकिन जल्द ही ये एजेंसी अमेरिकी हितों की रक्षक से दुनिया भर में रिजीम चेंजर बन गई। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने कम्युनिज्म रोकने के नाम पर ऐसे कई ऑपरेशन चलाए जिसने पूरे देश की राजनीति हिला दी। कहां कहां? सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आप चलिए ईरान। 1953 प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसादिक ने तेल कंपनियों पर अमेरिकी दबदबा खत्म करने की कोशिश की, यानी वो अमेरिका के रास्ते में आ रहे थे। तो CIA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ऑपरेशन एजेक्स चलाया और मुसद्दिक की सरकार इसके बाद गिरा दी गई। ईरान की सत्ता पर फिर बिठाया गया शाह मोहम्मद रजा पहलवी को। ये आप इसे अमेरिकी पपेट भी कह सकते हैं। लोकतंत्र की जगह तानाशाही की वापसी हुई। सबसे पहले ईरान ने 1953 में CIA ने प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक की सरकार गिराने की योजना बनाई क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था और ऑपरेशन एजेक्स के तहत CIA ने ईरान की सड़कों पर दंगे भड़का दिए, प्रचार चलाया और शाह को फिर से सत्ता में बिठा दिया। यह एलिगेशन CIA पर है। फिर चलिए चिली। 1973 में चिली में क्या हुआ? CIA की साजिश क्या थी? साल 1970 में साल्वाडोर
आयेंदे बने चिली के राष्ट्रपति। भूमि सुधार और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण उन्होंने शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि वहां जो अमेरिकी कंपनियां काम कर रही थी उनका इंटरेस्ट खतरे में पड़ गया, उनके लिए मुश्किलें होने लगी और से अमेरिका की बेचैनी बढ़ने लगी। अमेरिका को डर था कि समाजवादी राष्ट्रपति साल्वाडोर अयेंदे साम्यवाद को बढ़ावा देंगे। सीआईए ने स्थानीय सेना के साथ मिलकर जनरल पिनोशे को समर्थन दिया और एक लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया। फिर चलिए नेपाल। सीआईए का कोवर्ट ऑपरेशन, जो आरोप लगता है, सीआईए एजेंट्स ने नेपाल की सीमा से तिब्बती गुर्रिल्लों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। लक्ष्य था चीन पर दबाव बनाना। नेपाल ने इसका बार बार विरोध जताया कि भाई ये ठीक नहीं है, आप ये नहीं ठीक कर रहे हैं, नेपाल की संप्रभुता के लिए सिरदर्द है। फिर 1950 और 60 के दशक में सीआईए के एजेंट्स ने तिब्बती गुर्रिल्लों को नेपाल की सीमा से ट्रेनिंग दी ताकि चीन को प्रेशराइज कर सकें। लेकिन जब नेपाल ने विरोध किया तो अमेरिका ने कोवर्ट मिशन चलाया, जो कि नेपाल के लिए, उसकी सोवरेनिटी के लिए सिरदर्द बन गया। सोवियत संघ के खिलाफ भी ऑपरेशन साइक्लोन लॉन्च किया सीआईए ने। सीआईए का सबसे महंगा गुप्त मिशन बताया जाता है। अमेरिका ने मुजाहिदीन को हथियार और पैसे दिए, लेकिन बाद में वही ताकतें आतंकवाद में बदल गईं जो अमेरिका के खिलाफ खड़ी हुई। 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ ऑपरेशन साइक्लोन लॉन्च किया गया। सीआईए का सबसे महंगा गुप्त ऑपरेशन था यह। अमेरिका ने मुजाहिदीन को हथियार और पैसे दिए, लेकिन बाद में ये अमेरिका के खिलाफ हो गए। क्यूबा से लेकर कांगो और अफगानिस्तान तक सीआईए ने कभी बागियों को हथियार दिए, कभी रिजीम चेंज के लिए प्रोपेगेंडा वॉर चलाया। कोल्ड वॉर के दौरान तो सीआईए की भूमिका सीक्रेट वॉर का चेहरा ही बन गई। सीआईए ने हमेशा अमेरिका के इंटरेस्ट को आगे रखा। फिर वो उसके सामने कोई भी आए, चाहे वो लोकतंत्र आ जाए, मानवाधिकार आ जाए, उसने किसी की परवाह नहीं की। अमेरिका फर्स्ट, बाकी बातें पर्दे के पीछे। और ये कोई पहला मौका नहीं जब अमेरिका पर किसी देश की राजनीति में हस्तक्षेप का आरोप लग रहा हो। सीआईए का इतिहास बताता है कि जहां भी अमेरिकी हित खतरे में दिखता है, वहां सत्ता बदल दी जाती है। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपने ही नेटो सहयोगियों को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? डेनमार्क इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की तैयारी कर रहा है। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो ये नेटो की एकता के लिए बड़ा झटका होगा। ईरान से लेकर अफगानिस्तान, चिली से लेकर बांग्लादेश, इराक, सीरिया और ना जाने कितने मुल्क, बांग्लादेश, ग्रीनलैंड तक, सीआईए का गुप्त खेल बदलता रहता है, लेकिन मकसद नहीं बदलता। दुनिया को अपने इशारों से चलाना, नचाना। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए पर दशकों से दुनिया भर में रिजीम चेंज की साजिश रचने और सरकार गिराने के आरोप लगते रहे। कहीं लोकतंत्र के नाम पर तख्ता पलट, तो कहीं आजादी के नाम पर किसी देश की किस्मत बदल दी गई। और अब ताजा आरोप डेनमार्क, ग्रीनलैंड और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन से जुड़े 3 अमेरिकियों ने ग्रीनलैंड को डेनमार्क से अलग करने की साजिश की। ट्रंप खुद कई बार ग्रीनलैंड को खरीदने या अपने कब्जे में लेने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। मार्च 2025 से लेकर अब तक ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कई बार दिलचस्पी दिखा चुके हैं, जो वर्ल्ड में हेडलाइन बनी। इस साल मार्च में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ग्रीनलैंड गए थे। उन्होंने वहां आर्कटिक सुरक्षा मुद्दों पर जानकारी ली और अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात की। डेनमार्क सरकार और ग्रीनलैंड वासियों की नाराजगी के बावजूद वांस ने अमेरिकी संचालित पिटुफिक स्पेस बेस का भी दौरा किया। तो क्या डेनमार्क को तोड़ रहा है अमेरिका? कहते हैं ग्रीनलैंड में अमेरिकी साजिश का यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। सीआईए के इशारे पर वहां पर रिजीम चेंज ऑपरेशन या रिजीम चेंज गेम चल रहा है, यह डेनमार्क का कहना है। ट्रंप प्रशासन से कनेक्शन, सीआईए से जुड़ाव के सबूत मिले, ये सबूत दिए गए। इसके अलावा आर्कटिक में बढ़ते चीनी और रूसी प्रभाव से भी कहते हैं वॉशिंगटन घबराया हुआ है। लेकिन ये एक बहाना भी हो सकता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। डेनमार्क ने ट्रंप का विरोध किया है इस मामले के ऊपर और कहा है कि वो उनके देश के मामलों में दखल ना दें। ग्रीनलैंड कह रहा है कि हमारी सोवरेनिटी, संप्रभुता का हिस्सा किसी की कॉलोनी नहीं है।
हम किसी के पार्ट नहीं हैं। लेकिन ट्रंप का ग्रीनलैंड प्रेम कोई नया नहीं। पहले राष्ट्रपति कार्यकाल से ही डोनाल्ड ट्रंप इस बर्फीले द्वीप पर कब्जा करने की चाहत रखते रहे हैं। अब एक बार फिर वही पुरानी दिलचस्पी, लेकिन इस बार कहते हैं ये साजिशें सुर्खियों में आ गई हैं, हेडलाइंस में आ गई। ग्रीनलैंड पर क्यों अमेरिका नजर गड़ाए हुए है? ग्रीनलैंड दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड द्वीप है। अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीचों बीच ही आता है और धरती के सबसे खनिज समृद्ध इलाकों में से एक है। मामला घूम फिर के आ गया वही क्रिटिकल मिनरल पर। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहां पर? रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरेनियम, सोना, हीरा और आयरन मौजूद है। ये एलिमेंट्स मोबाइल, मिसाइल, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बेहद जरूरी है। अच्छा, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से भी ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है। अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक के बीचों बीच मिलिट्री गेटवे है ये। ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से डेनमार्क का हिस्सा है। ग्रीनलैंड दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप, लेकिन इसकी अहमियत सिर्फ आकार से नहीं है, बल्कि आर्थिक, सामरिक और भू राजनीतिक भी है। अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच बसा ये द्वीप यूरोप और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण समुद्री और हवाई रास्तों पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन से यहां की बर्फ तेजी से पिघल रही है और इसी के साथ खुल रहे हैं खनिज, गैस और तेल के नए खजाने। अमेरिका इन संसाधनों पर नजर गड़ाए बैठा है, क्योंकि यहां आने वाले समय की ऊर्जा और रणनीतिक शक्ति तय करेंगे कि आगे भविष्य कैसा होगा ग्रीनलैंड और अमेरिका का। 2019 में ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की पेशकश तक कर डाली थी, लेकिन डेनमार्क ने इसे बेतुका कहा। इससे डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए और यहां तक कि दौरा भी रद्द कर दिया। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं हुई, यहां से शुरू होती है CIA की कहानी। तब CIA इन्वॉल्व होता है, यह एलिगेशन है डेनमार्क का, और CIA लिखता है एक नई स्क्रिप्ट। नए आरोप हैं कि अमेरिकी एजेंसियां ग्रीनलैंड को डेनमार्क से अलग करवाने की साजिश में लगी हुई थी। अमेरिका चाहे लोकतंत्र की बात करे, आजादी का ढिंडोरा पीटे, लेकिन CIA के कोवर्ट ऑपरेशंस ये बताते रहे हैं कि जहां जहां अमेरिकी हित टकराए हैं, वहां किसी भी सरकार की कुर्सी हिल गई है। तो ये अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा चेहरा। लोकतंत्र और आजादी की बात करने वाला देश, लेकिन CIA के गुप्त ऑपरेशन के जरिए दुनिया भर में सत्ता तख्ता पलट की कहानी लिखता रहा है। कभी मदद के नाम पर, कभी सुरक्षा के बहाने, कभी आर्मी बेस बनाने के नाम पर। हमेशा कमजोर मुल्क शिकार बने और किसी ना किसी देश का लोकतंत्र कुचला गया। चलिए, वर्ल्ड नाउ में बातचीत करने वाले हैं, क्या दुनिया में एक और जंग का मोर्चा खुलने वाला है? जी हां, बात हो रही है चीन और ताइवान की। दो पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारी करके बैठे हैं। चीन अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, आजमा रहा है। कई बार ताइवान की हवाई सीमा में चीन घुसपैठ भी करता है। चीन के राष्ट्रपति कई बार ये दावा कर चुके हैं कि ताइवान चीन का हिस्सा है और इसे हर हाल में लेकर रहेंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। ताइवान पर ड्रैगन के हमले को आहट हुई है, उसे अमेरिका अलर्ट मोड पर आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिनपिंग को वार्न कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही दोनों नेता मिले थे, काफी गर्मजोशी दिखाई थी, लेकिन फिर से धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को ताइवान पर कब्जा न करने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो फिर इसके नतीजे चीन अच्छी तरीके से जानता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया है कि चीन उनके कार्यकाल के दौरान ताइवान पर कोई एक्शन नहीं लेगा। ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग जानते हैं कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया तो इसके गंभीर नतीजे होंगे
चीन को इसका खामियाजा भुगतना होगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीबीएस के कार्यक्रम में थे, जहां उन्होंने ताइवान से जुड़े एक मुद्दे पर सवाल का जवाब दिया। ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हम अभी कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो इसके परिणाम जानते हैं। हालांकि इस सवाल पर कि अगर चीन हमला करता है तो क्या ट्रंप अमेरिकी सेना को ताइवान की रक्षा का आदेश देंगे, इस पर डोनाल्ड ट्रंप कोई सीधा जवाब नहीं दे पाए। अमेरिकी अधिकारी चीन के हमले को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। चीन ने लगातार ताइवान पर अपना दावा किया है और अब वो प्रेशर लगातार बढ़ा रहा है। कहते हैं प्रेशर अपने थ्रेश होल्ड पर कभी भी पहुंच सकता है और जब प्रेशर इतना बढ़ जाएगा तब यह हमला किया जा सकता है चीन की तरफ से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दक्षिण कोरिया में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने चीन पर टैरिफ भी कम किया था। और उसी मीटिंग में ट्रंप ने कहा, चीन और ताइवान जिनकी लड़ाई दशकों पुरानी है, चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसे अपने साथ मर्ज करना चाहता है। चीन ताइवान के अस्तित्व को नकारता आया है, जबकि ताइवान खुद को एक आजाद मुल्क बताता है और अपनी सुरक्षा के लिए आगे रहता है। तो वहीं चीन ताइवान पर लगातार दबाव बना रहा है, चाहे सैन्य ताकत के जरिए हो, चाहे वो कूटनीति के जरिए हो। एक तरह से कह सकते हैं कि ताइवान पर चीन की बुरी नजर है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ताइवान और चीन के बीच आखिर विवाद क्यों है। क्या वाकई ताइवान चीन का हिस्सा है? ताइवान का इतिहास क्या कहता है? ताइवान बना कैसे, ये आइए देखते हैं। कहते हैं 1949 में चाइना में गृह युद्ध के हालात बने और 1949 के बाद ही ताइवान का निर्माण हुआ। गृह युद्ध के बाद कम्युनिस्ट सरकार बनी। इसके बाद हार के बाद नेशनलिस्ट नेता ताइवान चले गए, वहां पर रिपब्लिक ऑफ चाइना स्थापित किया। फिर ताइवान ने लोकतांत्रिक शासन यहां पर विकसित किया। ताइवान चीन के दक्षिण पूर्वी तट से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा द्वीप। ताइवान 1949 से खुद को आजाद मुल्क मान रहा है। 1949 ही वो साल था जब चीन भी आजाद हुआ था, लेकिन अभी तक दुनिया के 14 देशों ने ही उसे आजाद देश के तौर पर मान्यता दी है और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हैं। ताइवान का अपना संविधान है, अपनी आर्मी है, जिसके पास एक से बढ़कर एक हथियार हैं। चीन कई बार कह चुका है कि ताइवान को मेन लैंड का हिस्सा बनाने के लिए वो ताकत का इस्तेमाल करने से भी नहीं चुकेगा। एशिया में ड्रैगन अपनी करतूतों से उथल पुथल मचाने की कोशिश तो कर रहा है, ये बात तो साफ है। कभी ताइवान के सरहद पर युद्धाभ्यास करता है, कभी युद्धपोत और फाइटर जेट भेज देता है, कभी ताइवान के बोट से अपनी बोट को लड़ा देता है। ऐसे में ताइवान और अमेरिका की सांसें तेज हो जाती हैं। इतना ही नहीं, चीन दक्षिण चीन सागर में भी गतिविधियां बढ़ा रहा है। इन सब के बीच दक्षिण कोरिया में ट्रंप और शी जिनपिंग की भी मुलाकात हुई। इसके बाद चीन अपनी हरकतों से भी बाज नहीं आ रहा। चीन की चालबाजी से आजिज आकर अमेरिकी वॉर सचिव ने चीनी रक्षा मंत्री को धमकी दी है। अमेरिका ने साफ कहा है कि वो टकराव नहीं चाहता, लेकिन साउथ चाइना सी में और ताइवान को लेकर अगर चाइना टेंशन क्रिएट करता है, इंटरनेशनल ट्रीटी का उल्लंघन करता है, तो फिर अमेरिका को एक्शन लेना होगा। दरअसल चीन साउथ चाइना सी को अपना इलाका बताता है और चीन इस समुद्री इलाके पर किसी भी जो पड़ोसी देश हैं उसकी अनदेखी किए करके अपना विस्तार, अपना दायरा बढ़ाना चाहता है। और चीन की एक विस्तारवादी नीति है, पॉलिसी है, जिसके तहत उसने तिब्बत कब्जाया, जिसके तहत वो भारत के अरुणाचल पर भी दावा करता है, इसके तहत वो लद्दाख के कुछ हिस्से पर भी दावा करता है। जबकि ताइवान भी साउथ चाइना सी में अपने हिस्से का दावा करता है, यानी वो ताइवान से भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट पर लड़ रहा है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिसके साथ चीन अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में है, और यही वजह है कि चीन साउथ चाइना सी में कोई ना कोई हलचल करता रहता है। कभी कोई सैन्य अभ्यास, कभी दुनिया के दूसरे देशों को परेशानी में डालने की कोशिश, साउथ चाइना सी में किसी भी नेवी से भिड़ जाना, आमने सामने आ जाना।
चीन मानता है कि साउथ चाइना सी के 90% का इलाका उसका है, इसमें कोई और देश दखल नहीं दे सकता है, वो भी तब जब साउथ चाइना सी सिर्फ चीन से नहीं, साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से लगा हुआ है और एशिया के दक्षिण पूर्व में। यह समुद्री इलाका 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अब जरा मैप के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यह मैटर दरअसल क्या है। साउथ चाइना सी के आसपास से कौन कौन से देश हैं। यह आपका साउथ चाइना सी का इलाका ये रहा, और इसके ठीक बगल में आप वियतनाम देख रहे हैं, और उस तरफ आप देख रहे हैं ऊपर ताइवान, यहां आप देख रहे हैं इंडोनेशिया, यहां आप देख रहे हैं फिलीपींस। ये जो मुल्क हैं वो साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द हैं। फिर यहां थाईलैंड, यहां कंबोडिया, ठीक नीचे चले जाएंगे तो मलेशिया, और ये इस पूरे एरिया को चाइना कहता है ये मेरे कंट्रोल में रहेगा। इन देशों की कोई औकात नहीं है चीन के सामने। चीन क्लियरली कहता है कि हमें इन देशों से कोई लेना देना नहीं, ये पूरा साउथ चाइना सी का इलाका मेरा है, इस पर दबदबा मेरा है, किसी को यहां आना है तो चीन से परमिशन लेना होगा। फिर इन देशों का क्या, ताइवान का क्या, फिलीपींस का क्या, मलेशिया का क्या, इंडोनेशिया का, कंबोडिया का, थाईलैंड का क्या, वियतनाम का क्या। ये इनकी दावेदारी को चीन कुछ नहीं मानता, जबकि इन सबकी सीमा साउथ चाइना सी से लगती है, और ये एशिया और दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है, क्योंकि वर्ल्ड बिजनेस, विश्व व्यापार का लगभग 30% समुद्री व्यापार यहीं से होकर गुजरता है। इसमें तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार भी हैं, लेकिन चीन के मैप में जहां चीन दावा करता है कि उसे 9 डैश लाइन के नाम से दर्शाया जाता है, चीन ने यहां कई आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाए हुए हैं और कई जगह छोटे छोटे सैन्य अड्डे भी बना दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभी तक कब्जा क्यों नहीं कर पाया? आप ये सवाल सोच रहे होंगे कि अभी तक तो ताइवान को कंट्रोल कर लेना चाहिए था, कब्जा कर लेना चाहिए। चाइना एशिया में सुपर पावर बन चुका है, अमेरिका के बाद सबसे मजबूत इकोनॉमी है। ताइवान के पीछे अमेरिका खड़ा है और अमेरिकी नेवी बहुत स्ट्रांग है। ताइवान की सुरक्षा, उसकी रक्षा के मामले में अमेरिका सीधे तौर पर उतरकर सामने आता है। अमेरिका ताइवान को हथियार सप्लाई करता है ताकि वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। यह सब होता है ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत। अमेरिका अक्सर चीन के दबाव के बावजूद ताइवान के साथ राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन करता है। अमेरिका ताइवान की नौसेना और वायुसेना को मजबूत बनाने में मदद करता आया है और यह चीन को पसंद नहीं है। चलिए जानते हैं ताइवान रिलेशन एक्ट क्या है और ये बना कैसे, कब बना है। ताइवान रिलेशन एक्ट एक अमेरिकी कानून है। इसे 1979 में पारित किया गया था। पहले अमेरिका ताइवान को चीन का हिस्सा मानता था, लेकिन 1979 में अमेरिका ने चीन की सरकार को मान्यता दी, लेकिन ताइवान के साथ रिश्ते खत्म नहीं किए। इसलिए अमेरिका ने एक ये नियम बनाया कि ताइवान के साथ यूएस की दोस्ती बनी रहेगी। अगर कोई देश ताइवान पर हमला करेगा तो उससे अमेरिका बचाएगा, अमेरिकन उसकी मदद करेंगे, यानी कि ताइवान की मदद करेंगे। और अमेरिका ताइवान को एक लोकतांत्रिक दोस्त मानता है। यह एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी है, क्योंकि अमेरिका जानता था कि चाइना जिस रफ्तार से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहा है वो एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बनेगा, और ऐसे में अगर चाइना पर नकेल कसनी है तो ताइवान एक इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है। और इसलिए अमेरिका ताइवान की वकालत करता है या उसकी सुरक्षा करता है। अमेरिका चाहता है कि ताइवान और चीन के बीच कोई लड़ाई झगड़ा या जबरदस्ती ना हो। अमेरिका ने ताइवान में अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान AIT नाम का एक ऑफिस भी बनाया है, जो एम्बेसी जैसा ही काम करता है। यानी अब ट्रंप अपने दोस्त ताइवान की रक्षा के लिए ड्रैगन को धमकी दे रहे हैं। अमेरिका खुलकर ताइवान की ढाल बना हुआ है और ताइवान अब अमेरिका का सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि उसका टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। ताइवान चिप्स बनाने में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है पूरी दुनिया के हिसाब से अगर ले लिया जाए तो।
और अमेरिका और ताइवान की दोस्ती इसी इंडस्ट्री के दम पर टिकी हुई है। हालांकि थोड़े दिन पहले यह खबर भी आई थी कि इसी इंडस्ट्री में 50% की हिस्सेदारी भी डोनाल्ड ट्रंप मांग रहे थे, जिसे ताइवान ने मना कर दिया था। चलिए, वर्ल्ड में बात उस तबाही की जिसने अफगानिस्तान में दहशत मचा दी, सनसनी फैला दी। अफगानिस्तान के लोग खौफ से कांप गए। भूकंप के तेज झटकों से अफगानिस्तान के लोगों की नींद खुली। इन झटकों ने देश में भारी तबाही मचाई है। मैग्नीट्यूड पर यह तीव्रता 6.3 मापी गई है। इस भूकंप से अभी तक 20 लोगों की मौत हो गई है और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भूकंप का केंद्र मज़ार शरीफ के पास 28 किलोमीटर की गहराई में था। यह अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहरों में से एक है, जिसकी आबादी लगभग 5,23,000 है, जिन्हें इस तबाही का सामना करना पड़ा है। झटकों के बाद शहर में राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। ये झटके इतने तेज थे कि कई इमारतें गिर गईं। भूकंप अफगानिस्तान के उत्तरी भाग में आया। इस भूकंप के झटके ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में भी महसूस किए गए। इस भूकंप से सबसे प्रभावित इलाकों में मज़ार शरीफ शामिल रहा, जहां मशहूर रोज़ा मुबारक यानी हजरत अली की दरगाह है। इस दरगाह को भी नुकसान पहुंचा है। इस ऐतिहासिक दरगाह की सजावटी टाइलें और ईंटें भी गिर गईं और आसपास का इलाका मलबे से भर गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि मज़ार की दीवारों पर दरारें आ गई हैं और नीले गुंबदों से टाइलें टूटकर गिरी हैं। मज़ार शरीफ में कई लोग आधी रात में सड़क पर भाग गए। उन्हें डर था कि ये ढह सकती है। हजरत अली की मज़ार इस्लामी दुनिया में आस्था का केंद्र मानी जाती है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु जियारत के लिए आते हैं। भूकंप से हुई तबाही की खबर फैलते ही दुनिया भर के मुसलमानों में गहरा दुख और मायूसी भी देखी गई है।